नमस्कार। आज हम पाठ के अंतिम भाग में रखे गए बातों को ध्यान में लाते हैं। यहाँ रखा गया है पॉइंटर्स। हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होता है? एक सूचक है, एक निर्देशक है। ये एक सेपरेट वेरिएबल होता है, एक अलग सा मेमोरी स्थान होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का पता रखता है। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है, स्वतंत्र वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का पता को संग्रहित करके रखता है। इससे पहले वाला प्रोग्राम पार्ट के अगर पिछले भाग में आपने देखे होंगे कि एक प्रोग्राम में लिखा गया था CHAR कैरेक्टर स्टार डिस्क्रिप्शन, ऐसा एक वाक्य लिखा गया था। ये कैरेक्टर स्टार डिस्क्रिप्शन, अब इस डिस्क्रिप्शन जो कि कैरेक्टर एरे को सूचित करने के लिए वहां रखा गया था और बाद में इसके अंदर अंगद इज ए गुड बॉय, ए क्यूट बॉय और अंगद रीड्स इन क्लास फर्स्ट, इस प्रकार के दो पंक्तियां लिखा गया था, संग्रहित किया गया था डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करके। तो इस भाग में ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया था वह एक पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल है जो किसी कैरेक्टर को सूचित कर रहा है। इस स्थिति में एक एक कैरेक्टर की एरे को सूचित कर रहा था। तो पॉइंट इस उदाहरण में अगर हम देखते हैं, एक सेट वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 50 का मान को असाइन किया है। तो यह इंटीजर x बराबर 50, p एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल वो क्या रखता है ना, x का पता। हम सब जानते हैं x अगर वेरिएबल का नाम है तो एक %x उसका एड्रेस को बताता है। मान लेते हैं हम कि यह हेक्साडेसिमल कोड AB3DBB7 इस प्रकार के यह हेक्साडेसिमल एड्रेस को बताएगा। अगर ये मान लेते हैं कोई भी हेक्साडेसिमल संख्या दिखाई देगा तो प्रिंटफ, अगर इस स्थिति में मैं प्रिंटफ एड्रेस ऑफ x, अब ये हेक्साडेसिमल कोड के रूप में मैंने %x लिखा और उसका पता बताने के लिए मैंने यहाँ %x का उपयोग किया है। तो p के अंदर हम %x रख रहे हैं, तो वास्तव में इसके अंदर जो मान संग्रहित हो रहा है वह यही मान संग्रहित होकर के रह रहा है, यानी कि ये जो मान है यह AB3DBB7 इस प्रकार की मान संग्रहित होकर रह रहा है। तो अगर मैं x के मान 50 और इसका पता को मैं p में रखता हूं, अगले पंक्ति में हम देखते हैं लाइन फीड के द्वारा एड्रेस स्टोर्ड इन p का पता जो स्टोर होकर रखा गया है, मैं p के मान को दिखा रहा हूं तो वह वही मान दिखाएगा AB3DBB7। अब उसके अंदर मान वास्तव में जब मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंटर ये दूसरे स्थान को सूचित कर रहा है, पॉइंट करता है, तो इसलिए इसके मान को देखते हैं वास्तव में वह खुद का स्वयं का मान ना दिखा करके जिस जगह को वो सूचित कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उस स्थान का मान को यह दिखाने के प्रयास दिखाता है। अब इस प्रकार के कोई भी वेरिएबल की डाटा प्रकार के साथ हम पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहा ये इंटीजर डाटा टाइप p एक पॉइंटर है जो इंटीजर डाटा को सूचित करेगा। इसी प्रकार के मैं फ्लोट या कैरेक्टर इस प्रकार के जिस प्रकार के डेटा को वो सूचित करेगा, पॉइंटर भी उसी प्रकार का ही घोषित करना होता है। अगर हम घोषित करने के समय में कोई मान उसको नहीं देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ कर दिए इंटीजर स्टार p, परंतु उस समय में हमको किस वेरिएबल को असाइन करना है उस समय में हमको ध्यान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं ना, इस प्रकार के स्थान में हम नॉन असाइन कर देते हैं। आप NELL भी लिख सकते हैं या \0 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह पॉइंटर p अभी नॉन पॉइंटर कहलाता है। तो नॉन पॉइंटर बाद में किसी भी मेमोरी स्थान को सूचित करने के लिए घोषित किया जा सकता है। अभी हम रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक्शन को रिकर्सिव कब कहा जाएगा? जब एक फंक्शन स्वयं को कॉल करता है। ये सारे फंक्शंस जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं
UDF जितने सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो बाहर से कॉल किया जाता है। जैसे कि मान के चले मैं कहा इंटीजर में और इसके अंदर मैंने ऐसे कुछ पंक्तियों के बाद एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं कि माई फंक्शन, मैंने कॉल किया है माई फंक्शंस। तो ये जो माई फंक्शंस है इसको कहीं ना कहीं मैं घोषणा किया हूं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर माई फंक्शन, ये किसी एक फंक्शन को कॉल करता है और वह फंक्शन भी कोई ना कोई कार्य करता है। तो ये फंक्शन से बाहर से किसी दूसरे स्थान से इस फंक्शन को जब कॉल किया जाता है, कंट्रोल वहां से उस कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक चला जाता है। कि तो अगर हम उसी फंक्शन में रहकर उसी स्वयं को कॉल करता है, जैसे कि मैंने यहाँ अगर माई फंक्शन लिख दिया, अगर ये जो फंक्शन को अभी कॉल करने के लिए मैं कहा हूं, ये वास्तव में इन पंक्तियों को क्रियान्वित करने के बाद वापस कंट्रोल को फंक्शन की बॉडी के शुरुआत में भेज देता है। तो ये निरंतर चलता रहेगा, अनंत तक क्रियाशील होगा। इसीलिए इस प्रकार के फंक्शन में ऐसे शर्त का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है जिससे रिकर्सन कभी ना कभी समाप्त हो। यानी कि इसके अंदर ऐसे काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए, प्रत्येक रिकर्सन के साथ उसके मान में वृद्धि या ह्रास होता रहे, बढ़कर के या घट करके उसका मान उस कोई सीमा के अंतिम मान तक पहुंचना चाहिए, ताकि कभी ना कभी उस शर्त को सत्य करे और कर्षण को वापस कॉल करने की प्रक्रिया बंद हो, तब जाकर के रिकर्सिव फंक्शन कहीं समाप्त होता है। अगर कोई शर्त का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह खुद को अनंत तक कॉल करता रहेगा, जो कि एक उचित प्रोग्रामिंग मेथड नहीं है। अब अगला उदाहरण जो कि हेमचंद्र सीरीज, ध्यान रखिए ये एक जैन ऋषि के द्वारा बनाया गया था, जिससे लियोन सीरीज, जिसको बाद में लियोनार्डो फिबोनाची इनके नाम से इन्होंने बना दिया। जबकि इनकी देहांत हेमचंद्र जी मुनिराज, जैन मुनिराज का देहांत 1173 में हो गया था और ये लियोनार्डो फिबोनाची जो है वो 1170 में जन्म लिए थे। परंतु इनके सूत्र को, हमारा भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि इनके सूत्र जो इनके द्वारा निजात किया गया था उसको उन्होंने अपने नाम से ही अभी हम पढ़ रहे हैं और हमारा पुस्तक में यह फिबोनाची सीरीज के नाम से अगले उदाहरण के रूप में लिखा गया है। इन्हें हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर के पर्दे पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की है, वो इटली का पीसा में जन्म लिए थे। उनकी जो जीवन काल था वो 1170 से 1250 तक। इनको फिबोनाची के नाम से जाना जाता है। ये भारत में आकर के हिंदू गणित को सीखे, अध्ययन किए और बाद में इन्हें हिंदू रोमन गणित के प्रचारक माना जाने लगा। ये जो अनुक्रम बताया गया है इसका निर्माण का श्रेय फिबोनाची को दिया गया, किंतु उसका जो मूल स्रष्टा थे वह जैन आचार्य हेमचंद्र जी। जो फिबोनाची जिनका चित्र यहाँ आप देख रहे हैं, यह इनकी जन्म से पहले ही हेमचंद्र जी 1088 ईस्वी से 1173 तक इनकी जीवन काल था। इस समय में आचार्य हेमचंद्र जो साहित्य कहिए, जैन उपासक कहिए, हर क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने इस गणित के क्षेत्र में भी हम जब अध्ययन करेंगे तो उसको हम हेमचंद्र सीरीज के नाम से उसको कहेंगे। परीक्षा के समय में हम भले ही इसको फिबोनाची सीरीज के नाम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो संख्या आप दिख रहा है जो अनुक्रम, यह एक पहला दो संख्या हमको पता है वह है 1, दूसरा संख्या भी 1। अब तीसरे संख्या यानी कि कोई भी संख्या
उसके पीछे की दो संख्या को योग करके निकाला जाता है। यह है हेमचंद्र श्री की संख्या की प्रत्येक संख्याओं को निकालने की तरीका। यानी कि 1 और 1 मिलकर के बना 2, 1 और 2 मिलकर के बनेगा 3, 2 और 3 मिलकर के बनेगा 5, 3 और 5 बन करके मिलेगा अब हमें 8, 5 और 8 को जोड़ करके 13। इस प्रकार के अगले अगले संख्या जितने पद के लिए हमको कहा गया है उतने ही संख्या तक हम पीछे की दो संख्याओं को मिला करके अगले संख्या को निकाल सकते हैं। इसके लिए हम सादा सीधा भाषा में अगर मैं कहूँगा इस प्रकार के, देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखे है जो इस रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा नहीं करके सीधे सामान्य फंक्शन के द्वारा किया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले n1 और n2 ये दो पद को हमने 1 और 1 माना, n3 हम निकालेंगे और n कितने पद हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने n का प्रयोग करेंगे और c काउंटर के लिए व्यवहार में लेंगे। तो सबसे पहले पदों की संख्या को मांग लिए कि कितने पद चाहिए, उसको n में रखें और हमने पहला दो पद जिसको सबको मालूम है कि यह 1 और 1 है उसको लिख लिए। अब तीसरे पद से लेकर के जब तक n वाला पद नहीं आता है तब तक हम एक फॉर लूप चलाए। तो n3 को निकाले हमने n और n2 को जोड़ करके। इसको अगर हम यूं समझें कि हमने लिखा है कि पहले n1 के अंदर हमारा 1 और n2 के अंदर है 1। इस प्रकार की n3 को हमने निकाले 1 + 1 = 2। अब अगले भाग में कहा गया है कि अब n3 हमको निकल गया, यानी कि n3 को हमने दिखा दिए। अगला कार्य कर रहा है कि n1 के अंदर n2 के मान को लेके आता है, n1 = n2, n2 का मान को n1 में लेके आता है, यानी कि ये इस प्रकार की यहाँ आ जाता है। फिर अगले उक्ति में वह कहा है n2 = n3, यानी कि ये जो पंक्ति है, ये जो भाग है ये यहाँ आ जाएगा। तो इस भाग में अभी ये दोनों पंक्ति के द्वारा हमने n1 के अंदर n2 के मान को लाए और n2 के अंदर n3 के मान लाए और यह अनुक्रम चलता रहेगा जब तक हम n पद नहीं पहुंचते हैं। तो वापस जब जाएंगे फिर अगले पद यानी कि n3 निकालेगा। अब n1 के अंदर हमारा 1 है और n2 के अंदर 2 है, तो अब की बार निकलेगा 3। ठीक है, जब 3 निकाला फिर 3 को दिखा दिया, फिर n1 के अंदर n2 के मान और n2 के अंदर n3 के मान ले लिया, फिर अगले बार रिपीट के लिए जाएगा। इस प्रकार के अगला पद यानी कि जब तक वो रिपीट होता है तो 5 निकल जाएगा। तो यह इस प्रकार के ये जब तक हमारे जितना पद चाहिए हम इसको निकाल सकते हैं, किंतु हमको इस अनुभाग में हमको इसे रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा बताना पड़ेगा। मेन फंक्शन ये रहा, इसके अंदर हमने n1 और n2 के अंदर जो मान रखना था रख दिए। अब n कितने नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी वो पूर्व प्रोग्राम की तरह समान रहा। फिर हमने लिखे आचार्य हेमचंद्र सीरीज 1 से लेकर के n तक वो प्रत्येक संख्याओं को लिखता जाने के लिए हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हेम कह करके बनाया और पैरामीटर के रूप में उसको काउंटर वेरिएबल जो है जितना नंबर के पद है उसको स्थानांतरित करते हैं इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो ये HEM एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया जो हमसे एक इंटीजर के रूप में एक पद लेता है। पद लेने के बाद अगर वह 2 से कम है, यानी कि पहला पद और दूसरा पद, तो अगर 2 से कम है तो वह उस रिटर्न 0 और 1, सबसे पहले हम 1 फिर 2, जब पहले 1 होगा तो ये रिटर्न कर जाएगा, वो 1 2 से कम है तो रिटर्न टर्म उसी पद को ही रिटर्न कर लेगा। अगले बार 2 है, 2 से कम है, नहीं है, तो वो क्या करता है ना, पीछे वाला टर्म में से इसको दो संख्याओं को पीछे की दो पद कैसे निकल रहा है, टर्म -1, यानी कि अगर यहाँ 2 है टर्म -1 लिखे हैं तो वह 2 - 1 करके 1 को कॉल करेगा, इसी फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। इसी प्रकार के इसमें टर्म -2 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0, तो ये दोनों के दोनों संख्या मिला करके वो संख्या को भेज करके
खुद ही को ही कॉल कर रहा है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है अपने पूर्ववर्ती दो पदों को निकालने के लिए। ये फंक्शन खुद ही का ही उपयोग में ले रहा है, इसलिए ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। ऐसा करते हुए जब जब उसको दोनों पद मिल जाते हैं, पिछले वाला दो पद मिल जाते हैं, तो उसको वह रिटर्न कर लेता है, उसका मान को दोनों पदों के मान को योग करके रिटर्न कर लेता है, और जिसको हम यहाँ एक एक करके दिखा सकते हैं। परसेंटेज डी इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न की गई मानों को, यानी कि सी के रूप में हमने उसको काउंटर भेजे थे, और जो टर्म निकल करके आया है वो यहाँ प्रिंटफ के द्वारा हम दिखा सकते हैं। अब ये दोनों प्रोग्राम को हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देवसी के अंदर में पहला प्रोग्राम हम देखते हैं कि N1 के अंदर N2 के अंदर 1 रखा, N3 को रख करके N3 N और C को मान लिया। अब इसी प्रकार के अनुक्रम में अगर इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल करते हुए रन करता हूं, अगर मैं इसको 10 पद कहूँगा तो आप देख सकते हैं 1 1 2 3, यानी कि 2 3 मिलकर के 5 5 और 8 13 13 8 21 21 और 13 34, ये पिछले के दो पद मिला करके इस प्रकार के 10 पद कुल निकाल लिया है। ठीक है, इसी को ही हमने रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा, ये फंक्शन देखिए इसके अंदर एक शर्त हमेशा लगाया जाता है, जब ये इसकी बारंबारता जो खुद को कॉल करने की जो अनुक्रम है, कभी ना कभी इस टर्म को रिटर्न सत्य करते हुए उसको समाप्त पर ले जाता है। तो इसके द्वारा जो प्रोग्राम को रन किया गया है, आप देखेंगे इसको भी हमने कंपाइल करते हुए रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं वही 10 संख्या लिखता हूं तो भी मुझे आचार्य हेमचंद्र सीरीज के वह पहला 10 पद आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, प्रोग्राम आपके कॉपी में नोट्स में लिखा गया है, वही प्रोग्राम है। हेमचंद्र एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो एक इंटीजर संख्या लेता है, जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन है, क्योंकि उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए भी हम उसी फंक्शन को स्वयं का कॉल कर रहे हैं। ये बाहर से कॉल कर रहे थे मेन फंक्शन से, जब हम उसी के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कहते हैं यह एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब थोड़ा अगला उदाहरण के ऊपर जाते हैं। इस उदाहरण में आपको कहा गया है कि एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है। तो गणित के जिन भाइयों का उच्च माध्यमिक कक्षाओं में मैथमेटिक्स है, गणित है विषय के रूप में, उनको ये पढ़ा जाता है, उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो उनको मालूम है कि यह द्विपद प्रमेय के प्रसार में जो धनात्मक पूर्णांक आते हैं उन्हें द्विपद गुणांक यानी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। विस्तारित करने के लिए इसके उपयोग इस तरह का काम में किया गया है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि संचय में इसका उपयोग कैसे किया गया है। गणित में किसी समुच्चय यानी कि सेट से कुछ वस्तुओं का चयन करने के तरीका का अध्ययन एवं उनकी संख्या यानी कि समूह संचय या कॉम्बिनेशन कहलाती है। संचय में चयन की गई वस्तुओं के क्रम का महत्व नहीं होता, अथवा चयनित वस्तुओं के क्रम परिवर्तन से बनी नई चीज कार्यात्मक रूप से बिल्कुल वही होती है जो क्रम परिवर्तन के पहले थी। दूसरे शब्द में, यदि कुछ वस्तुएं दी गई है, उन वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले विभिन्न समूह को हम संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये आपकी इसकी जो संचय क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रहे हैं, यानी कि गणित के नियम को कंप्यूटर के द्वारा हल करना, गणित के सूत्रों को कंप्यूटर के द्वारा हल करना। इसलिए इस परिभाषा के ऊपर आपको याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, तुरंत आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी आधारभूत चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये सामान्यतः खाली आपको जानकारी के लिए कि ये एक गणित की सूत्र है, इसके लिए मैंने इसको शामिल करके आपको थोड़ा बताने के लिए प्रयास किया है, परंतु आप इसके लिए इस परिभाषा को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक एनसीआर कॉम्बिनेशन होता है जहां लिखा गया है फैक्टोरियल एन। क्या लिखी गई है, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन। एन के पीछे विस्मय सूचक चिन्ह है।
तो ये जो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई भाग r फैक्टोरियल गुणा n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक सूत्र है, गणित के सूत्र है। अब इस सूत्र को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए काम में लेते हैं, किंतु इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि n फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल को फिर मैंने आगे समझाने के लिए प्रयास किया है, वही विकिपीडिया से इसके परिभाषा को लेकर के। गणित में किसी अऋणात्मक यानी कि धनात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उससे सभी छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। जैसे कि संख्या अगर हमारा 5 है तो n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 उससे छोटी सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि 5 4 3 2 1 इन सभी को गुणा कर देंगे तो जो मान आता है वह फैक्टोरियल 5 का मान होता है, यानी कि इस क्षेत्र में 120 है। ऑपरेटर का उपयोग में लिया गया है। इसके बदले में आप ऐसा भी लिख सकते थे f बराबर f गुणा c, किंतु हम जानते हैं कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में f बराबर f गुणा c को f गुणा इक्वल टू c ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के द्वारा लिखा है, ठीक है ना। तो ये उस संख्या तक की सभी संख्याओं का n 1 से लेकर के वहां तक की यानी कि n से शुरू करते हुए घटते हुए 1 तक के सभी संख्याओं का गुणनफल को गुणा करते हुए f में रखेगा, और जब ये लूप पूरा हो जाता है तो उसके गुणनफल को फैक्टोरियल ऑफ d यानी कि परसेंटेज d जिसके अंदर n का मान दिखाई देगा, जहां हमने इस उदाहरण में 5 लिखे थे, और वो जो गुणनफल निकाल रहा है वह फैक्टोरियल को परसेंटेज d f का मान को यहाँ रखेगा, ठीक है ना। सबसे पहले f के अंदर 1 करना पड़ेगा। अगर आप f के अंदर कुछ नहीं मान रखेंगे तो वह गार्बेज गुणन करते हुए पहला मान जो पहला गुणन प्रक्रिया है कुछ कचरा मान के साथ गुणा करते हुए अंततः अंतिम परिणाम भी आपके लिए कचरा ही निकलेगा, यानी कि गार्बेज कहा जाता है इसको, यानी कि गलत उत्तर देगा। इसलिए पहले f के अंदर 1 रखा गया है फैक्टोरियल निकालने की विधि में। इसी प्रोग्राम को हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के रूप में हम यहाँ करने के लिए कोशिश किए। इस फंक्शन का नाम मैंने दिया फैक्ट। तो फैक्ट ऑफ इंटीजर n, ये एक पैरामीटर ले रहा है n कहे करके इंटीजर प्रकार का, और वही चीज जो पंक्तियों को मैंने यहाँ लिखा था उन्हीं पंक्तियों को हमने यहाँ स्थानांतरित कर दिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ संख्या को मांगने के बाद मैंने कह दिया n और फैक्टोरियल n के मान को दिखाओ। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया गया, कंट्रोल इसके ऊपर आ जाता है। वह पैरामीटर के रूप में उसको अगर 5 दिया गया है n के अंदर, वह c को 5 से लेकर के 1 तक करके घटती क्रम में एक एक संख्या को गुणा करते हुए अंततः f का मान को रिटर्न कर देता है। इस प्रकार के वह मान रिटर्न होकर के यहाँ दिखाई देता है। ये एक सामान्य यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा प्रयोक्ता परिभाषित फलन के द्वारा हमने यहाँ करने के लिए प्रयास किए। इसी चीज को अगर हमने इस प्रकार की यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा निकालने के बाद अब हम एक फलन को रिकर्सिव फलन के द्वारा फैक्टोरियल निकालने की तरीका हम देख रहे हैं। अब वही जो यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके ये दोनों फंक्शन को अगर आपने मिलान करेंगे, एक फंक्शन है कि इंटीजर, ये एक फंक्शन है, और साथ साथ हम इस फंक्शन को भी थोड़ा गौर कीजिए नीचे। तो ये भाग और नीचे वाला भाग में निश्चित रूप में आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा भाग है, रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा किया गया है। यहाँ काउंटर को ना करके हमने एक मान दे दिए, यह एफएसीटी फंक्शन स्वयं को कॉल कर रहा है। कॉल करते हुए उसको जो पैरामीटर के रूप में पहले बार जो मान दिया गया है उससे 1 कम करके देता रहता है। ये कब तक देगा, जब तक n का मान 1 से अधिक है। जैसे 1 होता है वो उस मान को रिटर्न कर लेता है। यानी कि अगर मैंने इस फंक्शन के अनुसार 5 का मान दिया, पैरामीटर के अंदर 5 का मान स्थानांतरित किया, तो यह 5 गुणा फैक्टोरियल 5 - n 1 यानी कि फिर से कॉल किया, अब की बार 4
4 1 से बड़ा है, हाँ है, तो लिखेगा 4 गुणा। तो ये इस प्रकार का लिखता जा रहा है। वास्तव में ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 1 होते ही वह 1 1 से छोटा बड़ा नहीं है। अब इसकी गणना पूरा कर लेता है और उस गुणा का परिणाम को वह रिटर्न कर लेता है। इसी रिकर्सिव फंक्शन को, फैक्टोरियल निकालने की रिकर्सिव फंक्शन का हमने हमारा किताब के उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में यहाँ दिया गया है, जिसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए काम में लिया गया है। सूत्र हम सबको ध्यान आ गया है। सूत्र यह है कि एनसीआर, सूत्र को हमने यहाँ लिखे थे, यह है एनसीआर। तो एनसीआर यानी कि अंश में फैक्टोरियल ऑफ एन है। तो इस सूत्र के द्वारा जब हम दो मान को मांग लिए, एन और आर को, इस भाग हमने लिखे फैक्टोरियल ऑफ एन अंश में डिवाइडेड बाई, यानी कि होल डिवाइडेड बाई, इसलिए ये कोष्ठक के ये और ये जोड़ा, ये एक ब्लॉक बना देता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये एक ब्लॉक बना दिया। ये एक छोटी कोष्ठक की ये जो जोड़ा, अंतिम जोड़ा दिख रहा है, इसके अंदर हमने लिखे फैक्टोरियल ऑफ आर, यानी कि ये भाग को लिखे। अब गणित में तो गुणा का चिन्ह नहीं लगाने पर भी हमको गुणा मानना पड़ता है, किंतु कंप्यूटर के प्रोग्राम में हमको गुणा का चिन्ह लगाना जरूरी होता है, इसलिए गुणा फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, तो एफएसीटी ऑफ एन माइनस आर। इस प्रकार की ये दोनों को गुणा को हर में रखता है। तो अंश और हर भाग करते हुए वह इसके परिणाम जो भी निकालता है, पूरा गणना करके यहाँ से यहाँ तक, इसको परसेंटेज डी के स्थान पर दिखाई देता है। अब इसको क्या करते हैं, हम प्रोग्राम के द्वारा थोड़ा देख लेते हैं। तीनों प्रोग्राम को देखेंगे। पहला प्रोग्राम हमने किए, यह सरल सा फैक्टोरियल निकालने के लिए एक लूप लगा करके प्रोग्राम को, इसको मैंने कंपाइल किया और रन किया। मान के चले मैंने कहा 5, ठीक है ना, तो 5 यानी कि 5 4 3 2 1, 5 4 20 60 दूनी 120, 120 में 1 को गुणा करेंगे तो 120 ही होगा, तो उत्तर 120। तो सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जांच करने के लिए आपको छोटी संख्या देना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया सामान्य सा एक लूप के द्वारा फैक्टोरियल निकालने का। दूसरा उदाहरण में हमने क्या किया, उसको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के द्वारा फैक्टोरियल निकालने के कार्य किए। यहाँ से जो एन को मांगा और उसको मेन फंक्शन से कॉल किया, इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और एन के अंदर वह 5 का मान को स्थानांतरित किया। एफ के अंदर मान रखा जाएगा, इसके बारे में हमने बात कर लिए। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, वही 5 का संख्या देता हूँ, तो भी परिणाम हमको वही फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 मुझे दिखाई देता है, राइट। अब हम चलते हैं हमारा फैक्टोरियल निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा। तो अब जब हम इसी भाग में हमने इसको ट्रांसफर कर दिए मान को, अब ये जो फंक्शन है ये खुद को ही अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, ये फंक्शन का बॉडी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो मझला कोष्ठक के जोड़ा है, ये दोनों पंक्ति इसकी शरीर के अंदर, खुद के शरीर के अंदर से खुद को ही कल करता है। इस प्रकार के यह 5 के बदले में अब की बार 4 का मान देगा, अगली बार 3 का मान देगा, अगली बार 2 का मान दे करके इसी को ही कल करता है। तो 5 4 3 2 1 इस प्रकार की गणना करके अंत में जब से 1 से अधिक है करते हुए वह गुणन करता जाएगा और अंत में उसका मान को रिटर्न कर देगा। तो कंपाइल किया, रन किया, वही 5 का मान दिया और मान मुझे वही दिखाई दिया। अब हम एनसीआर वाले फंक्शन के ऊपर जाते हैं। मेन फंक्शन से पहले हमने इस रिकर्सिव फंक्शन को उतार दिए फैक्टोरियल निकालने के लिए, और उसी प्रकार के एनसीआर के अंदर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर गुणा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फैक्टोरियल जो है गणित के सूत्र में विस्मयादिक सूचक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, और हमको फंक्शन में अक्षरशः इस प्रकार के है कि अपने इच्छा अनुसार एक नाम हम खुद ही ये नाम को रखे हैं एफएसीटी। इस प्रकार की यह बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने की प्रोग्राम है। इस प्रकार की यह पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।